दिल्ली में, यूपी में, एमपी समेत 15 ऐसे राज्य जहां पर बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लगातार 2 दिन की तेज बारिश के बाद दिल्ली में जबरदस्त जल जमाव देखा गया है। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में 3 जगहों पर सड़क धंस गई। अब पीक आवर के दौरान यह हादसा हुआ। अब इसकी वजह से ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा। गाड़ियां सड़कों पर रेंगने लगी। उधर वाराणसी में भी 15 घंटे बारिश के बाद हाल बेहाल है। बीएचयू अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे मरीज परेशान दिखाई दिए। आज भी यूपी के 29 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, वाराणसी, बहराइच और कुन्नूर की। हर तरफ बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है। लोग इन्हीं पानी के बीच से गुजरकर अपने अपने दफ्तरों को जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बीएचयू अस्पताल में हुई, जहां पानी भर गया और मरीजों को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़क धंस गई। अब इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया। अब काशी में लगातार हुई भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अब बीएचयू परिसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कमर तक पानी भर गया है। बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के कारण अस्पताल में स्ट्रेचर, व्हील चेयर तक नहीं जा सके। लोग मरीजों को कंधे पर बिठाकर ओपीडी और इमरजेंसी पहुंचा रहे हैं। उधर बरेका में पानी भरने के कारण गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसे में ट्रैफिक काफी डिस्टर्ब है। तो ये तस्वीरें आप बीएचयू की देख रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी जो मेडिकल विंग है, जहां पर मरीजों का इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज जो है, वहां की ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुश्किल ये है कि बीमार लोग कैसे ओपीडी तक जाएं, कैसे इमरजेंसी सर्विसेज हासिल करें, कैसे एडमिशन लें। ये सारी मुश्किलें काशी में बीएचयू में जो लोग पहुंच रहे थे उनको झेलनी पड़ी। तो ये 6 तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने अब कितना नुकसान कर दिया। क्योंकि सड़क पर जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए और जब पानी भरा हुआ था इन सड़कों पर तब ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पानी का जैसे जैसे जल स्तर कम हुआ है, ये सड़क पर हुए गड्ढे और जो डैमेज है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नोएडा में, दिल्ली में और ऐसे 15 राज्य, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट दिया है। और शुक्रिया कहिए उस विभाग के लोगों को जिन्होंने इस गड्ढे हो जाने के बाद वहां पे कुछ हरे रंग के पर्दे वगैरह लगा के ये बताने की कोशिश की है कि यहां से गुजरने वाले लोग सावधान रहें, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि अगर बारिश का पानी इस इलाके में भरेगा तो फिर गड्ढा नजर नहीं आएगा और ऐसे में गड्ढे जो है वो बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए और इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर जबरदस्त तरीके से ब्रेक लग गया। गाड़ियां थम सी गईं और अभी इनको भरने का काम किया जाना बाकी है। अब बारिश के पानी में डूबने के बाद वाराणसी से भी ये तस्वीर आई है जो भी हमने आपको दिखाई कि वाराणसी में भी कुछ जगहों पर सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। जिन इलाकों में नई नई सड़कें बनी हैं, नए नए काम हुए हैं और या फिर वहां पर सीवेज का कोई काम हुआ हो या कुछ और इस तरह के जिसके लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, वहां पर कई बार इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। बिल्कुल। और बारिश के पानी की वजह से जिस तरह से गाड़ियां जो हैं वो काफी देर तक डूबी रहीं, जिसकी वजह से बाइक्स खराब हो गई। जल जमाव के बीच बीएचयू हॉस्पिटल तक जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मंगलवार को ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी जाने वाले रास्ते के साथ ही खून जांच काउंटर जो है और पर्ची दवा काउंटर वाले रास्ते पर भी 1-1 फीट तक पानी भर चुका था। चलिए, अब आपको हमने बनारस का हाल तो दिखा दिया, अब आपको पटना लिए चलते हैं। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी भद्र घाट से लेकर कंगन घाट और दीदारगंज तक सड़कों पर अब आ गया है। जो नदी से सटी हुई सड़कें हैं बिल्कुल किनारों पर, वहां पानी भर चुका है। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक इससे प्रभावित हुआ है और जो निचले इलाके हैं गंगा नदी के आसपास के, वो सब पानी उन इलाकों में भर गया है। बाढ़ के खतरे के बीच प्रशासन अलर्ट है। अधिकारी घाटों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए, लोगों से नदी से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फ्लैश फ्लड के कारण भारी नुकसान हुआ। यहाँ पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, रास्ते बह गए। सबसे ज्यादा डैमेज थाना मंडी इलाके में हुआ है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। और अभी भी यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और यहाँ के लिए भी मौसम विभाग ने यही कहा है। और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कैसे यहाँ पर फंस गई, क्योंकि बारिश की वजह से ये जो पूरी सड़क थी वो
काफी डैमेज हो चुकी है और कई गड्ढे इसमें आ चुके हैं और इसमें ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये यही फ्लैश फ्लड जब आता है दीपिका तो अपने साथ बहुत सारा मलबा बोल्डर्स लेके आता है और उसकी वजह से सड़क जो है इस लायक नहीं बाकी बचती कि उस पर फिर गाड़ियां चल पाएं और उसके लिए फिर सड़कों को क्लियर करना पड़ता है। तो राजौरी में फ्लैश फ्लड की वजह से काफी नुकसान हुआ। अब आपको केरल लिए चलते हैं। केरल के कन्नूर में भारी बारिश की वजह से करियानकोडे नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी आ गया। अब नदी में आए उफान और तेज बहाव की वजह से निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब जब खेतों में पानी आया होगा तो जाहिर है खेतों में जो फसलें लगाई गई वो भी चौपट हुई, यानी बड़ा नुकसान किसानों का भी कन्नूर में हुआ। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल समेत 15 राज्यों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि अभी हिंदुस्तान के काफी हिस्से में बारिश की जो मार है लोगों को झेलनी पड़ेगी। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई काशी। बीएचयू अस्पताल में घुटनों तक जल जमाव। पानी की तेज धार में पनाह मांगता हाथियों का झुंड। दिल्ली एनसीआर पर जारी मानसून का मूसलाधार प्रहार। केरल में लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ा नेशनल हाईवे। उत्तर से दक्षिण तक मानसून के प्रहार की ये तस्वीरें बता रही हैं। बारिश और बाढ़ के कारण शहर शहर सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर वाराणसी, बहराइच और केरल के कुन्नूर तक मूसलाधार बारिश जारी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मूसलाधार बारिश इस तरह हो रही है कि मानो मानसून अपना बचा कुचा हिसाब क्लियर करने में लगा है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश ने लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली को बेहाल कर दिया। राजधानी की सड़कें जगह जगह तालाब में तब्दील हो गई। शहर की रफ्तार थम गई। कमोबेश पूरी दिल्ली में यही हाल दिखा। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली वालों की ये मुश्किल अभी कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। आज भी दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश और जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश की वजह से दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति हो गई है। ये स्थिति दिल्ली के पौष इलाके की है, कनॉट प्लेस की ये स्थिति है, बाबा खड़क सिंह मार्ग की, जहां पर पानी बारिश रुकने के बाद भी निकल नहीं पाया है। अगर पौष इलाके की ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो निचले इलाके हैं, जिसमें सदर बाजार है, जिसमें कनॉट प्लेस के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्किंग होती है, जो निचले इलाके हैं वहां की कैसी स्थिति होगी। हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि जब भी बारिश होती है मानसून से पहले आखिरकार निकासी क्यों नहीं की जाती, नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती। ये बात हमेशा उठती है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है कि अगर पहले से मानसून से पहले तैयारी हो, जगह जगह नालों की सफाई हो, तो कम से कम ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। दिल्ली के साथ ही साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। इफ्को चौक पर तो अचानक सड़क बीच से धंस गई। सड़क के बीच करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बाद वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। गुरुग्राम में सड़कों पर जल भराव से 3 अलग अलग जगहों पर सड़कें धंस गई।
जिससे हैवी व्हीकल्स हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरें गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की हैं। लिंक रोड पर सेक्टर 9 के पास सीमेंट से भरा एक कैंटर सड़क पर धंस गया। कैंटर में करीब 300 बैग सीमेंट लदा था। सड़क किनारे खुदाई का काम चल रहा था। भारी जल भराव से ड्राइवर सड़क के नीचे चल रही खुदाई का अनुमान नहीं लगा सका और कैंटर का एक हिस्सा धंसी हुई सड़क में फंस गया। दूसरा हादसा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर गांव के पास हुआ। रेत से भरा ट्रक बरसाती नाले को पार करते समय नाले पर डाली गई स्लैब टूटने से धंस गया। इन दोनों घटनाओं ने बारिश के दौरान सड़कों की बदहाली और ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीसरा हादसा दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने सबसे पहले प्रभावित हिस्से की घेराबंदी की और मामले की जानकारी NHAI और GMDA को दी। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित हिस्से के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसको अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के बाद हकीकत कुछ और ही होती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के इफ्को चौक पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो एक 25 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे तो इसको बैरिकेटिंग इसकी की गई है। हालांकि यहाँ से जो है मास्टर सीवरेज जो लाइन थी वो इसके नीचे से जा रही थी, जिसके बाद ये जो गड्ढा है वो यहाँ पर हुआ। पहले ये गड्ढा करीब 6 से 7 फुट चौड़ा और गहरा था, लेकिन धीरे धीरे जो सड़क है वो धंसती हुई नजर आई और ये गड्ढा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। विशाल रूप इस गड्ढे ने ले लिया है। 25 फुट गहरा ये गड्ढा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस गड्ढे में भरा हुआ पानी लगातार उफान पर है। आप देखेंगे तो गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो एक अलग ही नजर आती है बारिश के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जल भराव की समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सड़क ही धंस जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन काम पूरे करने में फेल होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट को जाने वाला अंडरपास है, जहां बारिश के बाद 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस तरह के हादसों को देखते हुए गुरुग्राम में स्कूल बसों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जल जमाव वाले रास्ते पर स्कूल बस भेजने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल बसों को सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान स्कूल रूट की स्थिति की रियल टाइम जानकारी स्कूलों को देंगी। भारी बारिश या IMD अलर्ट के दौरान हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें स्टैंड बाय पर रहेंगी, ताकि जल भराव में फंसी स्कूल बसों से बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली NCR पर मानसून की मार जारी है तो यूपी में भी मानसून फुल एक्टिव है। लगातार 15 घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद काशी में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। BHU गेट पर भारी जल भराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। तो BHU अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। लोग मरीजों को कंधे पर बैठाकर वार्ड तक ले जाते हुए दिखाई दिए। इन दिनों यूपी के मौसम में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी और दक्षिणी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के कारण नदियों में उफान है। बहराइच की गेरवा नदी के तेज बहाव में हाथी का पूरा कुनबा फंस गया। नदी में फंसे 5 हाथियों में से 3 वयस्क और 2 नन्हे हाथी शामिल थे, जिनको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल की तरफ भेज दिया। कि कौड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे, और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई और जो 2 एडल्ट एलिफेंट्स थे वो बाकी जो 3 छोटे जो शावक थे उनको रेस्क्यू करके साइड में जो तट होता है उस तट की तरफ ले गए। वहाँ पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था, जिसमें स्टाफ ने वहाँ पे हाका लगा के उनको जो हाथी का जो पूरा झुंड था उनको वापस से जंगल की ओर डायरेक्ट कर दिया। और इस तरीके से जो 5 हाथी जो 3 शावक और 2 एडल्ट फीमेल एलिफेंट्स थे, इनकी जान बचाई जा सकी। यूपी के बाद बिहार में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर उत्तर से दक्षिण भारत तक जारी है। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश के कारण
पालचुरम और इलायपुर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्कूली बच्चों के उफनती नाले को पार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है इस वीडियो पर। यहाँ के करकेली ब्लॉक में मानिकपुर और बिलासपुर के बीच बहने वाली सिंदली नदी में इन दिनों काफी उफान है, तो वहीं नदी को पार करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे तेज बहाव के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर इस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बच्चों को रोज़ाना इस तरीके से अपने स्कूल जाना पड़ता है और इसी तरीके से बच्चे वापस लौटते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन बच्चों की ज़िंदगी कैसी है और ये कैसे पढ़ाई करेंगे। बहरहाल इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद प्रशासन जागा है। उमरिया के कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब इसके कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थे। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भारत का जो ड्रोन टकराया था वो अनजाने में टकराया था। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोदा में रडार की तलाश में लॉइटरिंग मिशन भेजा था, लेकिन जब उसे रडार नहीं मिला तो वो वहीं पर पास में किराना हिल्स की पहाड़ियों पर जा टकराया। भारत ने टारगेट करके वहां पर कोई अटैक नहीं किया था। इसके साथ ही जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की पॉलिटिकल लीडरशिप से सेना को मिली ऑपरेशनल छूट पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सेना को अपने तरीके से हमले करने और फैसले लेने की पूरी छूट दी थी। उन्होंने इसके लिए कोई भी दबाव नहीं बनाया। हमला कब होना है, कैसे करना है, उन्होंने कहा था कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जीत हमारी हो। अब जनरल चौहान ने यह भी कहा कि पीएम की तरफ से क्लियर डायरेक्शन मिलने के लक्ष्य हासिल करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मैंने पति का बच्चा 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने तय किया कि इस बार जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आतंक के उन ठिकानों पर भी दिया जाएगा जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। और फिर 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ताजा खुलासे ने ऑपरेशन सिंदूर की कई ऐसी परतें खोली हैं जो उस वक्त सामने नहीं आई थी। Occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. किराना हिल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इलाके के तौर पर जाना जाता है। जनरल चौहान के मुताबिक भारतीय फोर्सेस का एक लॉइटरिंग मिशन सरगोदा के आसपास रडार इंस्टॉलेशन को तलाश रहा था, लेकिन मिशन के दौरान फ्यूल खत्म होने के कारण वो लॉइटरिंग मिशन अपने इंटेंट टारगेट से भटक गया और किराना हिल्स से टकरा गया। जनरल चौहान के मुताबिक ये किराना हिल्स को टारगेट करके किया गया डेलिब्रेट स्ट्राइक नहीं था। I can maybe given kind of an explanation before those strikes
we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. किराना हिल्स पर हुआ टारगेट भले ही एक्सीडेंटल स्ट्राइक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सबसे अहम बात सिर्फ टारगेट्स नहीं थे। यह सवाल भी महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को कितनी फ्रीडम दी थी। सितंबर 2025 में भी जनरल चौहान ने बताया था कि आतंक के बड़े ठिकानों बहावलपुर और मुरीदके पर एयर पावर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि केवल ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस से राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से मिलिट्री को फुल ऑपरेशन फ्रीडम और क्लियर डायरेक्शंस मिली थी। The Prime Minister was only, he told us only one thing, that he's not under any kind of political pressure to do it immediately. He said, do it at your own time, but ensure that there is no reason for failure, either human or because of technical reasons. And we should have evidence of whatever we do. And the fourth thing which he told us was complete freedom of action. So for the military, actually, there could be nothing better than this. What they want always is clear political direction, and that was available to us. यानी फैसला राजनीतिक नेतृत्व का था, लेकिन टारगेट सिलेक्शन, वेपन सिलेक्शन और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मिलिट्री लीडरशिप के पास थी। और यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन उसे हासिल करने का ऑपरेशनल तरीका सेना ने परिस्थितियों के मुताबिक लिया और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी किया गया। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की, लेकिन भारत ने तुरंत हामी नहीं भरी। पूर्व सीडीएस के मुताबिक पाकिस्तान डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया, लेकिन भारत ने उसे दोपहर तक इंतजार कराया क्योंकि भारत की प्लान्ड स्ट्राइक्स का लगभग आधा हिस्सा उस समय बाकी था। Couple of principles which we thought in this escalation matrix which laid for ourselves was that the last strike or the winning note will be always delivered by us and not by the Pakistanis. When he said that we will enter a ceasefire at about 5 o'clock, this all happens because you understanding the battlefield far better than your adversary, and then you can take a decision that okay, we'll quit because we are now at a winning term. We are at a winning term at 9:30, 10. We carried on those strikes till about 1 o'clock. So we ensured we had a better victory, and then we said, okay, we will talk at 3 o'clock. So that ceasefire is to be decided at 5. That was what we decided. यानी सीज फायर का सवाल उस वक्त आया जब भारत अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे कर रहा था। पूर्व सीडीएस का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अमेरिकी भूमिका का दावा तब भी किया था और आज भी करते हैं। वहीं भारत ये लगातार कहता रहा कि सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन दोनों देशों के मिलिट्री चैनल्स के जरिए हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान को रुकने के लिए तैयार करने में भारतीय मिलिट्री एक्शन की भूमिका थी। DGMO said he is not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans?
that they tweeted before we could announce this. Again, I'm really, and that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. I think that it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल अनिल चौहान के नाम से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बेहद विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि फैक्ट चेक में इन्हें मैनिपुलेटेड और डीप फेक पाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद पूर्व सीडीएस के ये खुलासे बताते हैं कि उस 4 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स नहीं थे। हर स्ट्राइक के पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, हर टारगेट के पीछे इंटेलिजेंस थी और हर अगले कदम के पीछे एस्केलेशन को कंट्रोल करने की रणनीति थी। किराना हिल्स का एक्सीडेंटल हिट हो या पाकिस्तान की सीज फायर की पहल, अब सामने आ रही ये जानकारियां ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए बेहद अहम है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ उसकी डिसीजन मेकिंग और एस्केलेशन मैनेजमेंट की क्षमता भी दिखाई और पूर्व सीडीएस के नए खुलासे अब इस ऑपरेशन की उस तस्वीर को सामने ला रहे हैं जो युद्ध के दौरान दुनिया को दिखाई नहीं दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि वो दशकों तक उसकी चोट को भूल ना पाए। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बहावलपुर पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया। अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहावलपुर में हमला करने पर जोर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमें कुछ बड़ा करना है। अब टारगेट दूर था, फिर भी हमने उसे शामिल किया। पीएम मोदी के ऑर्डर पर एयरफोर्स ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। In this particular meeting only, we also included in the target list, we also included Bhavalpur. That was on insistence of Raksha Mantri, because the Prime Minister is saying that we need to do something big. The target was at a distance, but yet we included it. And once we included Bhavalpur in the target list, use of air became inherent into it. Loiter ammunitions and drones would not have been able to reach, or the success wouldn't have been assured. As far as decisions at the operation level are concerned, these were held along with NSA, with the Chiefs of Staff Committee, myself including there. Identification of targets, that was a major challenge for us. Some had been vacated after Prime Minister had said that on 24th that we'll go after this terror targets. Some had been reoccupied, some had been relocated. So there was a constant battle going on between us, intelligence agencies, our military intelligence, as to which are the camps which we should strike, which should have that effect. So that was then, of course, in this, there were generation of multiple options. I have told about how options were generated for application of force, but over here, there are options as to what should be targeted, at what level should it be targeted. The rules of engagement, they were decided in this. The rules of engagement were quite clear, actually. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सरकार के बीच बातचीत कैसे हो रही थी, इस पर पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। अनिल चौहान ने बताया कि आर्मी ने करीब 7,000 सिक्योर मोबाइल फोन दिए थे, जो आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास, नेवी के साथ साथ डिफेंस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पीएमओ को दिए गए थे। इन फोन में किसी ने भी सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया पर कोई भी डिजिटल निशान नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमारी कोई भी बातचीत दुश्मन तक नहीं पहुंच पाई। Was Army had deployed a secure mobile phone for their operations, and we had almost about 7,000-8,000 of those sets. They were distributed to the Air Force and the Navy, and also to the Foreign Secretary, Home Secretary, Defense Secretary, and important department holders. So we did not depend on social media like WhatsApp or Telegram to exchange messages. So in fact, after 23rd, gradually everyone did not leave any kind of a digital imprint on this
social media or the digital media. No imprint was left. And this would have been a matter of surprise for a number of foreign agencies who normally track such kind of important telephone numbers. So we all know this. Then one more thing which helped me was creation of a research cell, which was in fact a term which we wanted to use for implementation cell. So in case we create theta commands, how are we going to do it? So I had a number of officers, 6-7 of them, a good team, one of the best set of officers there. So they were directly under me, helping me out.